बंगाल हुआ भगवामय। शुभेंदु कैबिनेट में बड़ा सामाजिक बदलाव। मतुआ से लेकर आदिवासी नेता तक बने शुभेंदु कैबिनेट का हिस्सा। दोस्तों, आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही वे राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 5 और भाजपा नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर। वह राज्य जहां कभी वामपंथ का लाल किला था, फिर ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम शासन को उखाड़ फेंका और अब इतिहास ने एक और करवट ली है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार का गठन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी का उभरना भाजपा की उस रणनीति की सफलता को दर्शाता है जिसमें पार्टी ने हिंदुत्व के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को भी मजबूती के साथ लादा है। नई कैबिनेट की सबसे बड़ी विशेषता इसका सामाजिक संतुलन है। इसमें मतुआ, राजवंशी, ओबीसी और आदिवासी समुदायों से आने वाले नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा बंगाल में केवल वैचारिक राजनीति नहीं है, बल्कि अस्थायी सामाजिक आधार तैयार करना चाहती है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा पर नियंत्रण, प्रशासनिक संतुलन और बंगाली अस्मिता को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देना होगा। टीएमसी और ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली शक्ति बने हुए हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में बंगाल की राजनीति भाजपा बनाम ममता के बीच और अधिक तीखी तथा निर्णायक होती दिखाई दे सकती है। आज हम शुभेंदु अधिकारी की पूरी कैबिनेट का राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति का सबसे वैचारिक राज्य माना जाता रहा है, जहां हिंदी पट्टी वाली हिंदुत्व राजनीति को लंबे समय तक जमीन नहीं मिली। लेकिन पिछले दशक वर्षों में बंगाल बदल गया। पहले भाजपा 2 सीटों पर थी, फिर 18 लोकसभा सीटों तक पहुंची और अब सीधे सत्ता तक। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे 3 बड़े कारण रहे। पहला कारण, टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, कटमनी, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक पक्षपात के आरोप बढ़ते गए। दूसरा था हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। सीए, एनआरसी, बांग्लादेशी घुसपैठ और धार्मिक पहचान के मुद्दों ने भाजपा को नया आधार दिया। तीसरा, सामाजिक इंजीनियरिंग। भाजपा ने समझ लिया कि बंगाल सिर्फ बंगाली बनाम बाहरी राजनीति से नहीं जीता जा सकता, उसे समाज के अलग अलग समुदायों में मजबूत पकड़ बनानी होगी। यही कारण है कि शुभेंदु कैबिनेट को देखें तो यह सिर्फ मंत्रियों की सूची नहीं लगती, यह एक सामाजिक गठबंधन का नक्शा दिखाई देता है। शुभेंदु अधिकारी दीदी के सिपाही से भाजपा के मुख्यमंत्री तक, अगर बंगाल राजनीति में किसी नेता की यात्रा सबसे नाटकीय रही तो वह शुभेंदु अधिकारी हैं। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी, नंदीग्राम आंदोलन के प्रमुख चेहरे, टीएमसी संगठन के रणनीतिकार, लेकिन फिर राजनीति दूरी बढ़ी। शुभेंदु अधिकारी को लगा कि टीएमसी में परिवारवाद बढ़ रहा है, निर्णय प्रक्रिया सीमित हो रही है और पार्टी का चरित्र बदल रहा है। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। आया 2021 का नंदीग्राम चुनाव, जहां उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दी। यह चुनाव बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। हालांकि उस समय भाजपा सरकार नहीं बना सकी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भाजपा के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बन गए। अब 2026 में वही शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु कैबिनेट में सबसे चर्चित नामों में से एक कमल शुभंकर। वे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आसनसोल दक्षिण से बड़ी जीत दर्ज कर चुकी हैं। उनकी राजनीतिक कहानी दिलचस्प है। राजनीति में आने से पहले वे फैशन डिजाइनर थी। उनके पास बॉटनी में डिग्री, फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा और एमबीए की योग्यता है। यानी भाजपा ने उन्हें सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आधुनिक, शिक्षित और पेशेवर महिला चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। यह संदेश खास तौर पर शहरी बंगाल के लिए है। भाजपा जानती है कि बंगाल का शिक्षित मध्यम वर्ग अभी भी पूरी तरह वैचारिक रूप से भाजपा के साथ सहज नहीं है। ऐसे में कमल शुभंकर जैसे चेहरे पार्टी को सिर्फ आक्रामक हिंदुत्व वाली छवि से बाहर निकालने में मदद करते हैं। बंगाल भाजपा के संगठन निर्माता, अगर बंगाल में भाजपा के विस्तार की कहानी लिखी जाएगी तो दिलीप घोष का नाम सबसे ऊपर होगा।
आरएसएस प्रचारक से भाजपा अध्यक्ष तक का उनका सफर बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने बंगाल भाजपा को बूथ स्तर तक पहुंचाया। जब भाजपा के पास बंगाल में कार्यकर्ता नहीं थे, तब दिलीप घोष गांव-गांव घूमकर संगठन खड़ा कर रहे थे। उनकी राजनीति की शैली आक्रामक रही, विवादित बयान भी आते रहे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत मजबूत रही। उन्होंने चाय पे चर्चा और छोटे जनसंपर्क अभियानों के जरिए भाजपा को जमीन दी। सबसे अहम बात, वे ओबीसी चेहरे के रूप में भाजपा की सामाजिक रणनीति में फिट बैठते हैं। बंगाल में लंबे समय तक जाति पहचान दबे रूप में रही, लेकिन भाजपा ने ओबीसी राजनीति को धीरे धीरे मजबूत किया। दिलीप घोष उसी रणनीति का केंद्रीय चेहरा है। राजवंशी समीकरण और उत्तर बंगाल की राजनीति। अब बात उस चेहरे की है जो उत्तर बंगाल की राजनीति में भाजपा के लिए बेहद अहम रहा, राजवंशी समुदाय। यह समुदाय उत्तर बंगाल में बड़ा प्रभाव रखता है, विशेषकर कूच बिहार और आसपास के इलाकों में। भाजपा ने लंबे समय से इस समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत की है। कैबिनेट में राजवंशी नेता को शामिल करना सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश है। अगर बंगाल चुनाव में किसी समुदाय की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वह मतुआ समुदाय था। मतुआ समाज मूलतः नमो शुद्ध दलित समुदाय से जुड़ा है। इनकी बड़ी आबादी बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की है। इनके लिए नागरिकता का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है। भाजपा ने सीए के जरिए इसी समुदाय को साधने की कोशिश की है। अशोक कीर्तनिया का मंत्री बनना इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने बनगांव उत्तर सीट से जीत हासिल की। यह इलाका मतुआ राजनीति का केंद्र माना जाता है। भाजपा यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं जीतना चाहती, बल्कि अस्थायी सामाजिक आधार बनाना चाहती है। मतुआ वोट अगर अस्थायी रूप से भाजपा के साथ चला गया तो बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। आदिवासी राजनीतिक और जंगल महल। अब बात उस क्षेत्र की है जहां कभी माओवादी हिंसा की चर्चा होती थी। जंगल महल, बाकुंडा, पुरुलिया और झाड़ग्राम जैसे इलाकों में आदिवासी वोट निर्णायक हैं। क्षुदीराम टूडू का मंत्री बनना इसी रणनीति का हिस्सा है। वे शिक्षक रहे हैं, उनकी छवि अपेक्षा के साफ मानी जाती है। भाजपा लंबे समय से आदिवासी इलाकों में काम कर रहे थे, विशेषकर वामपंथ के कमजोर होने के बाद वहां राजनीति शून्य बना। टीएमसी ने भी कोशिश की, लेकिन भाजपा ने सांस्कृतिक पहचान और विकास दोनों को जोड़कर अपनी जगह बनाई। आदिवासी समाज में भाजपा अब सिर्फ बाहरी पार्टी नहीं रही, बल्कि भाजपा का बंगाल मॉडल हिंदुत्व प्लस सामाजिक गठबंधन है। यह कैबिनेट बताती है कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व के भरोसे बंगाल नहीं जीतना चाहती। उसने 3 स्तर पर रणनीति बनाई: वैचारिक ध्रुवीकरण, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, सामाजिक गठबंधन, मतुआ, राजवंशी, ओबीसी, आदिवासी, और तीसरा है स्थानीय बंगाली चेहरा, शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता। यानी भाजपा ने दिल्ली मॉडल नहीं थोपा, बल्कि बंगाल के हिसाब से खुद को बदला। अब आते हैं, क्या ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो गई? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या भाजपा की जीत का मतलब ममता युग का अंत? शायद नहीं, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ नेता नहीं, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान भी रही है। टीएमसी अभी भी मजबूत संगठन है, ग्रामीण बंगाल में उसकी पकड़ बनी हुई है, लेकिन यह जरूर है कि पहली बार भाजपा ने सत्ता हासिल कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। अब लड़ाई विपक्ष बनाम सरकार की होगी। भाजपा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सरकार बनाना आसान था, लेकिन बंगाल चलाना कठिन होगा। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का केंद्र रहा है। अगर भाजपा सरकार इसे रोकने में विफल रही तो उसकी नैतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। और दूसरा है प्रशासनिक संतुलन। राज्य की नौकरशाही लंबे समय से टीएमसी शासन के तहत काम कर रही थी। नई सरकार को प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना होगा। और तीसरा है बंगाली अस्मिता। भाजपा पर हमेशा बाहरी पार्टी होने का आरोप लगता रहा। शुभेंदु सरकार को साबित करना होगा कि वह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करती है। राष्ट्रीय राजनीति पर असर। बंगाल में भाजपा की जीत सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बड़ा संकेत है। अगर भाजपा बंगाल जैसे वैचारिक राज्य में सरकार बना सकती है तो इसका असर पूरे विपक्षी गठबंधन पर पड़ेगा। यह जीत भाजपा के लिए पूर्वी भारत में निर्णायक विस्तार का प्रतीक बन सकती है। यह कैबिनेट बताती है कि भाजपा बंगाल में सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं, बल्कि लंबे समय तक शासन करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि क्या यह प्रयोग सफल होता है। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की जटिल राजनीति को संभाल पाएंगे और क्या ममता बनर्जी विपक्ष में रहते हुए फिर वापसी कर पाएंगे?
आने वाले साल सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय राजनीतिक भविष्य को तय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे जरूर साझा करें। मैं फिर मिलूंगा एक नए गहन विश्लेषण के साथ। नमस्कार। ठीक है साहब।